ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 के बाजार में। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और बाजार आज नए हाइस पर खुलने के बाद एक रेंज में है। निफ्टी में है 70 अंकों की तेजी, 26,275 के आसपास के लेवल हैं और निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं कि 60,000 के ऊपर टिकने में कामयाब है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है बेहतर और बाजार के लिए आज हमने देखा कि ट्रिगर का काम किया जीडीपी के दमदार आंकड़ों ने और ऑटोज के जो नंबर आ रहे हैं नवंबर में बिक्री के, वो भी फिलहाल अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही कंपनीज क्या है, बाकी कंपनीज के बाकी हैं। लेकिन बाजार में यहां से आगे की चाल किस तरह की होगी, क्योंकि अब ये साल का आखिरी महीना भी है और हम देखते हैं कि क्रिसमस के अराउंड एफआईज जो होते हैं वो थोड़ी छुट्टी पर जाते हैं। वैसे एफआईज से सपोर्ट तो हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या ये जीडीपी के आंकड़े देखकर एफआईज भारतीय बाजार में वापसी करेंगे, क्योंकि अभी तक थोड़े से रूठे हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और अच्छी हुई है कि जो Q2 के जो अर्निंग्स आए हैं वो काफी बेहतर हमें दिखाई दे रही है और उम्मीद ये है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट पर भी अच्छी खबरें आ जाएंगी। क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम हो पाएगा? क्या ये साल खत्म होते होते हम अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड डील देखेंगे? ये सारी की सारी चीज भविष्य में है और इन पर जरूर जो बाजार के जो निवेशक हैं या फिर जो ट्रेडर हैं उनकी नजरें होंगी। तो आपकी जरा प्लानिंग करवा देते हैं, एक दिग्गज मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीडीपी के तो दमदार आंकड़े आ गए, बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसको चीयर भी कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीडीपी के आंकड़े देखे आरबीआई ये सोचे कि जब ऐसी ही अच्छी ग्रोथ आ रही है तो दरें क्यों घटाना। आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं यहां से? अभिषेक सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब जैसे आपने सही फरमाया कि जीडीपी आंकड़े अच्छे हैं, बट इन्फ्लेशन के आंकड़े भी बहुत प्यारे हैं, राइट? तो ये थोड़ा संतुलित मामला है, बैलेंस तो है इन टर्म्स ऑफ रेट कट करने की गुंजाइश। क्या वो रेट कट आज करें, मतलब इस वाली में करें, अगली वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद करें, मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि क्या ये रेट साइकिल डाउनवर्ड है कि नहीं। निवेशक को ये फर्क पड़ता है, ट्रेडर को ये देखना है कि भाई खबर क्या आएगी, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है, सिंथेटिक फ्यूचर में क्या प्रीमियम चल रहा है, जो आपको अगले 10-15 दिन की ग्रेविटी बता दे, झुकाव ऊपर की तरफ है या झुकाव नीचे की तरफ है। ये आंकड़े देखने के लिए दूसरे आंकड़े होते हैं, इन्वेस्टर को दूसरे आंकड़े देखने। सो कमिंग बैक, आई पर्सनली थिंक अब जो रेट कट का जो वातावरण आरबीआई को चाहिए था, वो यूं का त्यों मिल गया उनको। अब वो इस बार करेंगे, अगले बार करेंगे, मुझे वो पता है नहीं, बट रेट साइकिल डाउनवर्ड रहेगी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। भारतीय बाजारों के लिहाज से पैसे भी निश्चित तौर पर थोड़ा फ्लो बढ़ेगा म्यूचुअल फंड्स में इन आंकड़ों को देखकर। आप जरा ये बताएंगे कि मैक्रो पिक्चर हमारी जो स्ट्रांग है उसमें जीडीपी के आंकड़ों का तड़का लग गया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट इस वक्त किस तरह का है और आप इसे कितना सुधरते हुए देख रहे हैं? क्या भारतीय बाजार नए हाइज बनाते रहेंगे आगे? यस, देखिए आपने मैक्रो अच्छा, की बात की एक काम करते हैं तो फिरोज भाई, मैक्रो। आप यस सर। पीएम मोदी के पास चलेंगे, आपको रोकना चाहेंगे सर। पीएम मोदी के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज सर, माफी चाहेंगे आपसे, आपको रोकना पड़ा क्योंकि पीएम मोदी का संबोधन आ गया था। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट में कितना सुधार आया है आपके हिसाब से, और क्या म्यूचुअल फंड्स में जो फ्लोज आ रहे थे ये इंप्रूव होते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, सेंटिमेंट का बैरोमीटर क्या हो, उसको मेजर करने का बैरोमीटर हमने एक इजाद किया। स्मॉल कैप फंड होते हैं ना, जो स्मॉल कैप फंड्स है म्यूचुअल फंड में, उसमें पैसा कल आया कि नहीं, वो बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है कि भाई वातावरण कैसा है, लोगों की सेंटिमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप देख रहे हैं, हम एक एल्गोरिदम के माध्यम से ये फाइंड आउट करते हैं कि कल पैसा कितना आया। लास्ट 35 दिनों में जो वर्किंग डे थे, हर बार पॉजिटिव इनफ्लो आया स्मॉल कैप में। अगर एक इंसान का एक मार्केट से यकीन उठता है ना, तो पहले वो स्मॉल कैप में पैसा डालना बंद कर देता है, फिर मिड कैप में भी पैसा डालना बंद कर देता है, फिर लास्ट में आता है लार्ज कैप में भी मत डालो यार, मार्केट डगमगा रही। तो अगर इसको मैं बैरोमीटर मानूं, सही या गलत, हमारे हिसाब से सही है, तो इसके हिसाब से सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर। पॉइंट वन। पॉइंट टू, हमने स्टेटिस्टिकली प्रोजेक्ट किया कि अगले 8 साल में डीआईआई कितना पैसा इंडियन मार्केट में डालने वाला और माल कितना अवेलेबल है।
तो अगर आप लास्ट 4.5 साल, पौने 5 साल देखते हैं, तो 15 से 16 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इंडियन मार्केट में डाला। और फॉरेनर, जैसे आपने सही फरमाया, वो तो नाराज ही बैठा है, वो तो जीरो डाला है पौने 5 सालों में, जीरो। जितना लाया था कोविड के बाद उतना ले गया। तो अब अगर लास्ट 4.5 सालों में, पौने 5 सालों में 16 लाख करोड़ आए हैं, तो हमने ये प्रोजेक्ट किया स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन के हिसाब से मिनिमम 52 लाख करोड़ अगले 8 साल में इंडिया की कैपिटल मार्केट में डोमेस्टिक इनफ्लो से आने वाला। क्योंकि आज इंडियन के पास गोल्ड म्यूचुअल फंड के 12 गुना ज्यादा। ओके, म्यूचुअल फंड सिर्फ 40 लाख करोड़ है, इंडियन हाउस होल्ड के पास उससे 10 गुना ज्यादा 4.2 करोड़ का गोल्ड है। तो ये सब प्रोजेक्ट करने के बाद 52 लाख करोड़ डोमेस्टिक से आएगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, 52 लाख करोड़ अगर डोमेस्टिक से आएगा। तो हमने ये देखा कि एमएससीआई की स्मॉल कैप इंडेक्स में 500 स्टॉक है, उसकी टोटल फ्री फ्लोट कितनी है? 34 लाख करोड़ की है। तो 34 लाख करोड़ की स्मॉल कैप की टोटल फ्री फ्लोट है। फॉर एग्जाम्पल ऑन वन साइड 52 लाख करोड़ की इनफ्लो आनी है, वो लार्ज कैप में भी जाएगी, मिड कैप में भी जाएगी। सो आई पर्सनली थिंक इंडिया की जो वैल्यूएशंस हाई हैं, जिसकी नाराजगी फॉरेनर को है, उसको इस नाराजगी से जीना पड़ेगा। क्योंकि जापान में जब लोगों ने पैसा डाला था, तब वैल्यूएशन किस स्तर पे पहुंची थी? जब यूएस में ये आंकड़े जो लोग मूव किए थे इक्विटी में, तब क्या वैल्यूएशन थी? वो उसका फायदा ले चुके हैं। अब इंडिया ने आज तक उसका डोमेस्टिक फ्लो का फायदा नहीं लिया है, तो वैल्यूएशन ऐसे मौकों पे ज्यादा ही होती है, 5-10%। तो उसको लेके चलना पड़ेगा। कमिंग बैक, एफआईआई मार्च तक वापस आने की अच्छी खासी उम्मीद है। फिरोज सर, फिर तो मतलब देखिए, दो ही सिनेरियो बनते हैं। एफआईआई की जो नाराजगी है, या तो अर्निंग कैचअप हो जाए कि हमारी अर्निंग ग्रोथ इतनी सॉलिड हो जाए, या प्राइसेस करेक्ट हो जाएं। अब प्राइसेस करेक्ट होते हुए तुम देख नहीं रहे हैं, तो दूसरी चीज आपको लगती है कि जो नाराजगी है एफआईआई की दूर कर देगी, अर्निंग ग्रोथ काफी सॉलिड आने वाली है अगले इस क्वार्टर की, या फिर अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स की? मेरे हिसाब से अर्निंग्स की जो है निफ्टी की, मैं रुपीस में देखता हूँ, 1176 रुपीस की निफ्टी की अर्निंग आने की उम्मीद है। वो इस सेकंड क्वार्टर के बाद और सॉलिडिफाई होगा। जैसे आपने सही फरमाया, या तो फिर दाम कम हो जाए या अर्निंग्स बढ़ जाए ताकि वैल्यूएशन कंट्रोल में आ जाए। बट एफआईआई का दूसरा एक वर्ताव है कि जब भी वो बेचता है ना, मार्केट बढ़ती है, फिर वापस वो खरीदने भी लग जाता है। वो अपनी गलती जल्दी से मान भी लेता है। ये इंडियन डोमेस्टिक फंड मैनेजर में ये नहीं देखा गया। अगर उसने एक स्टॉक बेच दिया कि ये नीचे जाएगा, फिर वो जिंदगी में नहीं खरीदता है। काफी बार ऐसे फंड मैनेजर्स मैंने आंकड़े देखे हुए हैं। अब आप देखें, पीक टच करते ही 5 ब्रोकिंग हाउसेस ने, वो भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस ने 29,000, 30,000, एक ने तो 31,000 की निफ्टी का टारगेट दे दिया। तो आई एम नॉट टू वरिड कि अगर मोमेंटम लौटता है तो एफआईआई वैल्यूएशन को भूल भी जाता है। जिस जिस चीज से नाराजगी थी, तो 3 चीजें हो सकती हैं: अर्निंग्स कैचअप हो जाए, वैल्यूएशन ठीक हो जाए, प्राइस करेक्ट होता तो दिख नहीं रहा, और तीसरा कि वो इनसेंसिटिव हो जाए प्राइस पे। ये काफी बार देखने को मिला है। हमने अगर पास्ट साइकिल्स देखी हैं, तो जब उन्होंने बेचा और जब उन्होंने वापस खरीदा, तो ऐसा नहीं देखा कि यार जिस दाम पे बेचा था उससे सस्ता मिलेगा तो मैं खरीदूंगा वैल्यूएशन के आधार पे। सो आई एम वेरी होपफुल that all this momentum will translate into FIIs coming back, even if they don't get the desired valuation. फिरोज भाई, एक और चीज हो रही है कि हम निफ्टी बैंक को, सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई बनाते हुए देख तो रहे हैं, लेकिन मतलब इसको लेकर ना लोग बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम NSE 500 की कंपनीज देखेंगे, तो 2/3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि अभी भी अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे हैं। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने फंड्स में, स्टॉक्स में चर्निंग कर रहे हैं? अगर हां, तो कहां पर वेटेज बढ़ा रहे हैं? और एक और प्रश्न में साथ में जोड़ देता हूं कि जब अब आप स्टॉक सिलेक्शन या फिर सेक्टर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कौन से की मैट्रिक्स का आप ख्याल रख रहे हैं? अभिषेक सर, आपने बहुत सही फरमाया। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके पोर्टफोलियो पीक पे बिल्कुल ही नहीं आए, और आने भी नहीं थे। क्योंकि इंसान को ये देखना है कि जब मार्केट पूरी टूट जाए ना, तब डायरेक्ट इक्विटी करें। जब मार्केट ऊपर की सिचुएशन पे हो, तो म्यूचुअल फंड ज्यादा करें। क्योंकि आज कोई भी मॉडल, जैसे हमारा आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो, वो निफ्टी से भी 5% पीक पे है लास्ट 1.5 साल में। बट वही अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता, तो शायद वो पीक पे ना आता। क्योंकि बहुत सारी डायरेक्ट इक्विटी आज भी पिछले स्तरों पे, निचले स्तरों पे अवेलेबल है। तो जब मार्केट कोविड की तरह गिर जाए, तब म्यूचुअल फंड पूरे बेच दें और स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें।
जब मार्केट ऐसी स्थिति पे नहीं है, जैसे 21,700 पे जब मार्केट गई थी, तब बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल थे, बट लोगों की हिम्मत नहीं थी खरीदने की। सो पॉइंट आपका बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इक्विटी portfolios are not at the peak, they're still 15% lower than the peak on average when I meet some people. सेकंड, अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये देखना है कि ऊपर की तरफ म्यूचुअल फंड खरीदें। जब कुछ गिरावट आ जाए 20%, ट्रम्प साहब ने और 25% की टैरिफ कर दी और टैरिफ की डील नहीं हुई और मार्केट 15% गिर जाती है, स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिर जाता है, तब आप म्यूचुअल फंड भले ही बेच लें और स्टॉक्स खरीद लें डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में। ये सिद्धांत लेके चलें, अगर आप ये 10 साल ये सिद्धांत करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो की आईआरआर 2-3% से बढ़ जाएगी। रहा सवाल आज कहां झुकाव होना चाहिए, मेरे हिसाब से तीनों में इक्विलिब्रियम है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इक्विलिब्रियम है। जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो मेरा ये मानना है 50-25-25, एक सिंपल फॉर्मूला है। 50 लार्ज कैप में, 25-25 स्मॉल और मिड कैप। अगर आप ये डालते हैं तो दैट विल बी ओके। सेक्टर के हिसाब से ABC याद रखें, ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ये 3 सेक्टर्स पे झुकाव अच्छा होगा मेरे हिसाब से। परफेक्ट। ऑटो, बैंकिंग, कंजम्पशन पर आप झुकाव बढ़ा लीजिए और इक्वल प्रोपोर्शन में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आप अपने पैसे को डालिए। एक आखिरी सवाल फिरोज भाई, मान लीजिए कोई नया निवेशक है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम नए हाइस की बातचीत सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा मौका छूट न जाए, अब हमें भी एंट्री कर लेनी चाहिए। तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड का रूट लेना हो तो आपके हिसाब से, और मान लीजिए थोड़ा सेफ्टी चाहिए बाजार में, तो आपके हिसाब से कौन से फंड्स इस वक्त स्टार्ट करने के लिए अच्छे हैं? किसी को अगर नया निवेश शुरू करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की हैं, बैलेंस फंड्स हैं, आपके हिसाब से बेस्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होनी चाहिए? अगर आप स्टार्ट करें तो फ्लेक्सी और मल्टी कैप में रहें। पहले 2 स्कीम इसकी लें, और पैसे हो तो 2-2 स्कीम इन दोनों की ले लें। सिंपल लाइफ है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के ही दायरे के अंदर रहें। साल 2 साल इन्वेस्ट करें, फिर देखेंगे दूसरी कैटेगरी। ऐसे तो 15-17 कैटेगरी हैं, सब में थोड़ा ना पैसे डालने। आपको पहले 2 साल इन्हीं 2 कैटेगरी के भरोसे चलना है अपना SIP के माध्यम से। दूसरा, अगर आप नए निवेशक हैं तो आप जो उम्मीद रखते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड से, वैसी उम्मीद रखें इक्विटी म्यूचुअल फंड। हमेशा देखा जाता है कि गोल्ड और रियल एस्टेट भले ही 4 साल कुछ ना करे, उनको फर्क नहीं पड़ता। जिस घर में मैं रह रहा हूं उसका दाम 2 साल से बढ़ा नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, बिल्डिंग में। बट म्यूचुअल फंड में डालते ही 3 महीने नहीं बढ़ता है, 2% नीचे हो जाता है तो घबरा जाते हो। तो अगर आपका नया निवेशक हो तो उम्मीद प्लीज वैसी करें जो आप अपनी फिजिकल एसेट से करते, राइट। इंडिया में 35,000 टन गोल्ड है, पूरे देश में, मतलब पूरे गोल्ड की माइनिंग हुई है 216 लाख टन की। उसमें से 16-17% तो हमारे हाउस होल्ड्स में है, राइट। और उसका हम दाम देखते ही नहीं। सो दाम देखना बंद करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, जो कर रहे हैं। आपकी मुहिम चला रहे हैं IT स्वदेश में भी, कविता जी भी लगी रहती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्रचार करते हुए। आई थिंक दैट्स हैपनिंग। जी फिरोज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सलाह यह है कि प्राइस को रोज रोज ना देखें, इसके अलावा जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो बहुत ही आपका सही होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। और जो पेशेंस होना चाहिए वो अव्वल दर्जे का होना चाहिए। अगर आप बाजार में आ रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्विक गेंस के लिए आप बाजार में ना आए तो बेहतर है। थोड़ा सा हाथ जलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। फिरोज सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छी रही आपसे बातचीत सर, बहुत हमें जानकारी भी काफी मिली। आपसे फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी किसी और शो में। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन बाजार हम देखने की ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे आ रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो गेंस रह गए हैं, जो शुरुआत में 100 अंक थे, वो रह गए हैं 60 अंकों के आसपास के। लेकिन निफ्टी बैंक मजबूत था, मजबूत है 60,000 के ऊपर की लेवल। लेकिन मिड कैप में आपके लिए पैसे कहां बनेंगे, इसकी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने खास शो मिड कैप मसाला में आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।